आजकल के टाइम में जहाँ हम सारे क्वेश्चंस गूगल पे सर्च करते हैं, which all information is not correct. So just to answer all those questions, we are here with the series From Puberty to Menopause, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स कुछ pertinent questions के आंसर्स देंगे, कुछ ऐसे सवाल जो आप जानना चाहते हैं लेकिन गूगल भी उनको ढंग से नहीं दे पाता. So today we have Dr. Sonam Gupta with us, who is going to talk to us about the adolescent health and puberty. Puberty is such a confusing time in a child's life. You are naive, you are innocent, but your body is now growing into a woman. आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. You are curious, आपकी body change हो रही है. And you are also becoming self-conscious. ये सब कुछ एक साथ हो रहा है. So let's talk about it. Hello, Dr. Sonam. Hello. So, Dr. Sonam, how to explain एक छोटे बच्चे को about puberty and the onset of the menses and all those changes जो उसकी बॉडी में आने वाले हैं या आ रहे हैं. प्यूबर्टी को हमें जो समझाना है, बच्चे से ज़्यादा हमें पेरेंट को समझाना है कि बच्चे में ये चेंजेस आएंगी और आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है और आपको बच्चे को टाइम टू टाइम उसकी एजुकेशन देनी है. प्यूबर्टी मोस्टली एक एज से शुरू होती है, दैट इज़ 8 ईयर ऑफ एज से 13 ईयर तक, और कुछ सालों तक आगे तक चलती है. इसमें मोस्ट कॉमनली चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना, हेयर्स डेवलप होना लाइक प्यूबिक हेयर्स, प्राइवेट पार्ट पे हेयर आना, एक्सिलरी हेयर्स लाइक आर्मपिट पे हेयर्स आना, और डिस्चार्ज होना जो कि नॉर्मल है, और उसके कुछ टाइम बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना लाइक पीरियड स्टार्ट होना. और उसके साथ होते हैं हार्मोनल चेंजेस, स्किन में चेंजेस होते हैं लाइक एक्ने आना, पिंपल्स आना, और हाइट का बढ़ना, ये सब चेंजेस आते हैं. तो इस टाइम पे हमें बच्चे को देखना है, बच्चे को समझाना है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं और ये आपके साथ होंगी और इसमें घबराना नहीं है, और आपको उसके लिए उनको टिप्स एंड टॉक्स उनके साथ में करनी है. So, क्या irregular periods and scanty periods जो है वो नॉर्मल हैं, और अगर उनके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? स्टार्टिंग जब हमारे पीरियड्स की होती है, जिसे हम मिनार्के कहते हैं, उसमें उसका जो स्टार्टिंग का टाइम होता है दैट इज़ 1 ईयर ऑफ टाइम. उस टाइम पे पीरियड्स इरेगुलर भी हो सकते हैं, स्कैंटी भी हो सकते हैं, हैवी भी हो सकते हैं. कुछ बच्चियों को जल्दी आते हैं, कुछ बच्चियों को लेट आते हैं. लेकिन अगर ये इसलिए इसको टाइम को लिमिट अगर हम कहें, इसको अपने नॉर्मल पैटर्न में आने में 1 ईयर का टाइम लगता है. तो अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, लाइक पीरियड 3 मंथ से ज़्यादा स्किप हो गए हैं, या पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक 20 डेज से पहले आ रहे हैं, काफ़ी हैवी फ्लो हो रहा है, और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं, ज़रूर दिखाएं. नहीं तो आप इसमें अगर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप एक साल का टाइम बच्चे को दें, 1 साल का टाइम आप मेंस्ट्रुएशन को दें, वो मेंस्ट्रुएशन अपने आप ही नॉर्मल साइकिल में आ जाएंगे. ओके, सो जो वाइट डिस्चार्ज बच्चे कॉमनली एड्रेस करते हैं, एंड क्योंकि यंग गर्ल्स के जो अंडर क्लोथ्स हैं उनकी मदर्स वॉश करती हैं, तो उसके लेके क्या कंसर्न है और आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है, स्पेशली मदर्स को, कि हर डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं होता. डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल भी होता है, मीन्स नॉर्मल डिस्चार्ज जो हमारी बॉडी में नॉर्मली आता है, लाइक हमारी जो वजाइना है उसमें ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीशंस रिलीज करती हैं जो डिस्चार्ज की फॉर्म में आते हैं. तो जस्ट बिफोर मेंसेस, जस्ट आफ्टर मेंसेस एंड मिड साइकिल अगर डिस्चार्ज हो रहा है जो नोजी जैसा स्टिकी वाइट सा डिस्चार्ज है, वाटरी सा डिस्चार्ज है, दैट इज नॉर्मल डिस्चार्ज, जो कि आपको बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है. लेकिन अगर कोई डिस्चार्ज है जो कि थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द साइकिल आपको रह रहा है, जिससे आपको कोई इरिटेशन, बच्चे को कोई इरिटेशन, इचिंग, एलर्जी या पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है. सो स्ट्रीट फूड बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी है, एंड इट लीड्स टू एक्सेसिव वेट गेन, और उसके ऊपर आ जाता है पढ़ाई का प्रेशर. सो किस तरह से पेरेंट्स अपने टीनेजर्स को हेल्प करें कि वो एक्सेस वेट गेन ना करें? आजकल जिस हम एरा में रह रहे हैं, स्पेशली आफ्टर दैट कोविड एरा,
जहाँ पर पहले बच्चे फिजिकल एक्सरसाइजेज या फिजिकल गेम्स करते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लेकिन अब वो चीज़ें हमारे स्क्रीन टाइम ने ले ली है, मोबाइल टाइम ने ले ली है। तो बच्चों को ये कहना, और स्पेशली इस एज ग्रुप में जो कि एडोलसेंट एज ग्रुप है, जब बच्चे बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए रिपेल करते हैं और माँ बाप की बातों से गुस्सा हो जाते हैं, तो उस टाइम पे उनको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि हेल्दी फूड खिलाएं और बच्चों को इतना भी ना रोकें। अगर हम इसे कहें कि एक रेगुलर पैटर्न पे, या फिर हम कहें कि वीकली अलाउ करें, डेली का नहीं अलाउ करें, बच्चों को बताएं कि भी हम तुम्हें वीकली अलाउ कर रहे हैं, अच्छी आउटलेट का खिलाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वो फॉलो करते हैं। अगर पेरेंट्स खुद भी जंक फूड खा रहे हैं, खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खुद मोबाइल देखने में लगे हुए हैं, और आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक्सरसाइज करने जाए या वो स्पोर्ट्स करे, वो मोबाइल नहीं देखे, तो बच्चे इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा करे, तो आप भी बच्चे के साथ में खड़े हों, उसके साथ एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, अपना मोबाइल भी साइड में रखें, तब बच्चा आपके साथ में आपकी बात को फॉलो करेगा। That's very true. So जैसे कि in this time of hormonal changes, PCOS is a common word that we hear, and it's a common challenge that adolescents are in these days are coming up with. So आप थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि PCOS है क्या and how it can be treated. PCOS की पहले फुल फॉर्म हम समझें, इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, दोनों डिफरेंट हैं। सिंड्रोम इज अ बिगर वर्ड, बिगर डिजीज, सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है। एंड PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इट्स अ स्मॉलर थिंग। सिम्टम्स दोनों के सेम रहते हैं, बट डिजीज को ट्रीट करना ईजी है। और ड्यू टू दैट आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आवर फूड स्ट्रक्चर, मोर लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, मोर स्क्रीन टाइम, तो आजकल ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। हार्मोनल चेंजेस भी ज़्यादा, कहें हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा हो गया है, और इसलिए, और दूसरी चीज़ है डायग्नोसिस जल्दी हो रहा है, डायग्नोसिस बढ़ गया है, हमें पता चल रहा है कि हम कि ये कोई प्रॉब्लम है। पहले के लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये प्रॉब्लम है, तो आजकल हमें पता भी चल रहा है। तो इसके लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अगर है तो उससे घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जो फ्यू सिम्टम्स हैं, तभी वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहलाता है। लाइक आपके पीरियड्स डिले होना, मोर देन 35 डेज की साइकिल आना, आपको एक्सेसिव एक्ने होना, अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट आपको एक्ने हो रहे हैं, चिन हेयर्स होना, बॉडी हेयर्स होना, लाइक ब्रेस्ट पे, एरियोला पे हेयर्स होना, चिन हेयर्स होना, बॉडी हेयर्स एक्सेस में बढ़ना, जो लेजर एक्टिविटी, लेजर थेरेपी के बाद में भी बार बार आ रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेट गेन होना। वेट गेन कई चीज़ों से हो सकता है, हिर्सुटिज्म, एक्ने भी बहुत सारी चीज़ों से हो सकते हैं, लेकिन जब इनमें से कोई एटलीस्ट 2 चीज़ें हैं और विदाउट टेकिंग ट्रीटमेंट भी वो नहीं जा रही हैं, तो आपको डॉक्टर से विजिट करना है और PCOD के बारे में बातचीत करनी है, उनसे मिलना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है पीरियड का डिले होना और ओबेसिटी का नहीं जाना, अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब 35 डेज तक अगर पीरियड्स आ जाते हैं देन इट्स ओके। अगर बियॉन्ड 35 डेज जा रहा है, सो कोई तो कम टाइम फ्रेम विंडो भी है डॉक्टर? हमारी इसमें पीरियड को नॉर्मल पीरियड साइकिल कहा जाता है। 21 डेज से लेके 35 डेज में अगर हमारे पीरियड्स आ रहे हैं तो ये एक नॉर्मल विंडो कहा जाता है। इस लाइक आपके पीरियड 21 डेज से पहले आ रहे हैं या आपको 35 डेज के बाद आ रहे हैं, तो आपको पीरियड इरेगुलर है। राइट, तो आपने ये बहुत अच्छा बताया, बिकॉज बहुत लोग ये क्वेश्चन को नोटिस करते हैं कि 35 डेज 30 डेज के ऊपर भी अगर पीरियड डिले हो रहा है तो इरेगुलर मान लिया जाता है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट हियर कि 21 डेज से 35 डेज के बीच में अगर आपका साइकिल रेगुलर रह रहा है तो उनको रेगुलर पीरियड्स ही कंसिडर किया जाता है। रियली अप्रिशिएटेड। So, Dr. Sonam, can there be acne or facial hair growth without the PCOS as well? Yes, it is very common at the adolescent age group. So, but अगर acne treatment के बाद में भी बार बार हो रहे हैं, या especially hirsutism like chin hairs या breast hairs, आपको ट्रीटमेंट के बाद में भी बार बार हो रहे हैं
और ओबेसिटी और साथ में कोई डिलेड पीरियड जैसी आपको पॉसिबिलिटी या इरेगुलर पीरियड है तो आपको इसके लिए PCOS रूल आउट करना चाहिए। ओके, सो इनका ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस, या जो हम बार बार हर टॉक्स में बताते हैं, हर जगह कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। सबसे इम्पोर्टेंट है ये PCOS होता है डायबिटीज प्रोन पेशेंट्स में, पर्सन्स में, या तो उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है या वो ज़्यादा शुगरी फूड या प्रोसेस फूड खाते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसमें ये संभावना PCOS की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है इसको रूल आउट करने का, शुगरी डाइट, प्रोसेस फूड ना लें, मोर प्रोटीन रिच डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करें, एक्सरसाइज, स्पेशली इसमें बेली फैट, टमी फैट बढ़ता है, तो टमी की एक्सरसाइजेस लाइक एब्स क्रंचेस करें। ये आपको हेल्प करेंगी, आपको PCOS में विदाउट एनी मेडिकेशन आपका ठीक हो सकता है PCOS। अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है और ज़्यादा लेवल तक नहीं पहुंचता है तो इन चीज़ों से भी आपका ठीक हो जाता है। So, can you please just tell our young girls something about the menstrual hygiene? Menstrual hygiene, एज यू नो, आजकल के ज़माने में हमारे पास बहुत तरह के डिफरेंट काइंड के पैड, सैनिटरी पैड्स आ गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं, और इसके अलावा टैम्पून्स भी आए हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स भी आए हैं जो कि गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं बिफोर लूजिंग देयर वर्जिनिटी ऑल्सो दे कैन यूज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन मेंटेन के लिए कि पैड की कैपेसिटी हमारी 10 to 15 ml सोक करने की होती है, तो ट्राई करें कि उसको 3 to 4 आवर में चेंज कर लें। 3 to 4 आवर से ज़्यादा अगर आप पैड या टैम्पोन को रखते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप को रखते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, डर्मेटाइटिस होने के चांसेस और सॉगिंग होने के, आपकी स्किन सॉगिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ट्राई करें, उसको चेंज करें 3 to 4 आवर्स में, जिससे आप इन सब चीज़ों से बच पाएँ। और उसका डिस्कार्ड भी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको वो लोग डिस्कार्ड जब करें तो अच्छे से रैप करके उसको पेपर में, किसी न्यूज़पेपर में, आजकल रैपिंग कवर्स भी आते हैं, टॉयलेट पेपर में, किसी भी चीज़ में आप रैप करके उसको अच्छे से डिस्कार्ड करें। यूजुअली आपने देखा होगा पैड्स की एक शेप होती है जिसमें उसको फोल्ड करके आप उसके कवर में जो प्रीवियस जिससे आपने कवर में खोला है उसी में आप उसको डाल के, अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता तो आप उसमें डाल के भी और डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो डॉक्टर सोनम, मेरा अगला क्वेश्चन होगा सेक्स एजुकेशन के बारे में। व्हाट इज़ योर आइडिया, शुड इट बी इम्पार्टेड टू आवर एडोलेसेंट्स एंड हु शुड गिव देम? उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, या वो डॉक्टर्स के थ्रू ये एजुकेशन मिलनी चाहिए? सेक्स एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोनिया जी, इस एरा में जहाँ पर सेक्स इज नॉट अ टैबू। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को सेक्स एजुकेशन कौन दे। तो सबसे फर्स्ट आती है मदर से अच्छा कोई नहीं बता सकता डॉटर को कि क्या है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, कैसे आपको इमोशनल हार्मोनल चेंजेस होंगे, इमोशंस में चेंजेस होंगे, और आप अट्रैक्टेड फील करोगे अपोजिट सेक्स के लिए, और उसको आप किस तरह से सेफ रख सकते हो, अपने आप को सेफ रख सकते हो, किस तरह से आप उसको आगे लेके जा सकते हो, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पे आपको बढ़ना है, ये मदर सबसे अच्छे से बता सकती है। या फिर कोई ट्रस्टेड एडल्ट है आपके सराउंडिंग में, अपार्ट फ्रॉम योर मदर, लाइक फादर और एनी ट्रस्टेड पेरेंट, ट्रस्टेड एडल्ट। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं पेरेंट इज नॉट सफिशिएंट, तो फिर आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं इसके बारे में, और कि क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या होगा, और सेफ सेक्स या सेक्स एजुकेशन के बारे में उनसे सलाह लें। जी, जैसे कि हमारे घरों में हमने देखा है कि मदर्स आर यूजुअली नॉट वेरी कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग देयर चिल्ड्रन अबाउट सेक्स एंड द सेक्सुअल टॉक्स, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि वो डॉक्टर्स या टीचर्स की हेल्प लें। इसमें मदर या पेरेंट अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि हम इसको कैसे बताएं, तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आप एजुकेशनल लिंक्स पे जा सकते हैं कि किस तरह से आपको बच्चों से बात करनी है, क्या समझाना है, क्या बताना है, तो आपको वहाँ पर नॉलेज मिलती है।
बताते भी हैं उनकी किस तरह से आपको बताना है, राइट, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। राइट, यहाँ पे कोई सपोर्ट ग्रुप भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पेरेंट सपोर्ट ग्रुप होते हैं, जहाँ एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से सीखता है। इंडिया में अभी पॉसिबल कम है पर हाँ, है बहुत काफी कम जगह है। से अगर कोई है आसपास तो ओके। सो शुड दिस बी फॉलोड बाय एनी कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइसेस या एजुकेशन एज वेल along with the sex education? सेक्स एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट कॉन्ट्रासेप्शन कि बिकॉज एज आई टोल्ड यू सेक्स इज नॉट अ टैबू। सेफ सेक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली टू अवॉइड प्रेगनेंसी, टू अवॉइड इन्फेक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जो कि अगर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एक बार हो जाते हैं तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहते हैं। कुछ वायरस होते हैं जो आप ट्रीटमेंट ले भी लेते हो तो वो सबसाइड ख़त्म नहीं होते हैं, छुप के बैठ जाते हैं। जब भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है वो फिर से उभर के आ जाते हैं। तो उन इन्फेक्शन से, उन वायरस के इन्फेक्शन से आपको दूर रखने के लिए आपको सेफ सेक्स बहुत ज़रूरी है। बताना बच्चों को कि कॉन्ट्रासेप्शन का क्या रोल है और उसको किस तरह से यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। So peer pressure is a big factor for adolescents and which can lead them to drug abuse, addictions. So how would you like to help us by telling us कि हम बच्चों से इस बारे में कैसे बात करें कि what is right and what is wrong? बच्चों को पीयर प्रेशर देना किसी भी चीज़ के लिए, लाइक आप अच्छा खाएं या फिजिकल एक्टिविटी करें या पढ़ाई के लिए टाइम दें, एक्सेसिव पीयर प्रेशर देना गलत है। जैसे पहले कहा था कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे उसे फॉलो करते हैं, तो पीयर प्रेशर ना दें, उनके साथ रहें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जो आप उनको समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, थोड़ा एकदम से ना बता के थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, 1-2 दिन, हफ्ता, महीना। पहले नॉर्मल कि हाँ पेरेंट ठीक है नॉर्मली बैठे हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको कुछ कुछ बातें बताएं जिससे बच्चा उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप सडनली कुछ उस पर वेरी फर्स्ट डे ही कुछ बताते हैं तो वो एकदम नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा बच्चा। तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसको धीरे धीरे बातें समझाना, यही उसको समझ में आएगा। आप एकदम से बताएंगे तो उसको नहीं समझ आएगा। इन सब चीज़ों में बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, गलत संगति में पड़ सकता है, लाइक ड्रग एब्यूज में भी हो सकता है, आपको बातें बताना छोड़ सकता है। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो बच्चा पहले आपके साथ बातें शेयर करता था वो बातें शेयर करना बंद कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा आपके साथ बातें शेयर करे, आपको बताए कि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहा है, जिससे आप उसको बता पाएँ कि अच्छा क्या है, गलत क्या है। Thank you so much, Dr. Sonam. I really want to add here that it's just like कि बच्चे जब अंदर माँ के पेट के अंदर 9 महीने रहते हैं तो तब भी वो एक बाउंड्री में रहते हैं जहाँ माँ बाप उनको एक सेफ जोन में रखते हैं। कभी बच्चे पेट फाड़ कर बाहर नहीं आते, लेकिन बाहर आने के बाद भी हमें उनके आसपास एक वो बाउंड्री फेंसिंग रखनी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जिस दिन वो अपनी बाउंड्री खुद क्रिएट करने लायक हो जाएंगे तब तक हमें उन्हें ये गाइडेंस एंड सपोर्ट देनी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सोनिया जी।